हेलो स्टूडेंट्स, हम अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे। तो अर्थशास्त्र की पहले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया कि आखिर अर्थशास्त्र क्या है ना। तो अर्थशास्त्र बेसिकली चयन की समस्या या प्राथमिकताओं का नाम है ना, कि हमें प्राथमिकता तय करनी होती है कि कहाँ क्या निर्णय लेने हैं और आर्थिक साधनों का उपयोग कैसे करना है, किसके पक्ष में करना है, किस प्रकार से करना है, ताकि हम साधनों का अनुकूलतम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। अब देखिए, अब हम अर्थशास्त्र के प्रकृति और क्षेत्र के बारे में बात करें तो जेएम कीन्स ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र का स्वभाव और प्रकृति और अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, ये 3 प्रकार से इसकी बातचीत की, जो कि बहुत ही अप्रिशिएटेड है और अर्थशास्त्र में उसको बहुत ही सम्मानजनक तरीके से पढ़ा और समझा जाता है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में हम बात करें तो देखिए, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में हम उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, ये 5 जो हैं बेसिकली इसकी विषय सामग्रियां हैं, जिसके बारे में हम संक्षिप्त परिचय देते हैं जब हम अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं। उपभोग में हम क्या पढ़ते हैं? उपभोग में हम आवश्यकताओं, मांग, उपभोक्ता का व्यवहार, इसका वर्णन करते हैं। उत्पादन में हम क्या करते हैं? उत्पादन के साधन, उत्पादन के नियम, उत्पादन के संगठन आदि का वर्णन करते हैं। विनिमय यानी कि लेन देन, है ना। विनिमय में हम वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय और क्रय यानी खरीदना और बेचना। फिर बाज़ार, खरीदना बेचना कहाँ होता है? बाज़ार में होता है। बाज़ार में क्या चलती है? मुद्रा का लेन देन कौन सी संस्थाएं करती हैं? बैंक, तो बैंकिंग। तो ये सब विनिमय में आएगा। विनिमय में क्या क्या आ गया? वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय होता है बाज़ार में, तो बाज़ार का अध्ययन। फिर मुद्रा, वहाँ चलती मुद्रा है तो मुद्रा का अध्ययन और बैंकिंग का। फिर वितरण का अर्थ है कि उत्पादन के जो साधन हैं राष्ट्रीय आय में, उनके वितरण की चर्चा होती है, यानी कि लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के सिद्धांत, वो सब इसमें आते हैं। फिर आजकल सरकार के द्वारा आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया है, तो सरकार का जो सार्वजनिक वित्त है उसको हम राजस्व कहते हैं। तो राजस्व जो है वो सरकार का व्यय और आय दोनों के बारे में अध्ययन, ये सारा हम अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के रूप में लेते हैं। अब जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को एक नए रूप में प्रस्तुत करने लग गए हैं। किस रूप में? वो कहते हैं अर्थशास्त्र को हम 2 तरह से अध्ययन करते हैं, एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। इसको अपन ऐसे समझें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वो अर्थशास्त्र है या अर्थशास्त्र को अध्ययन करने का वह तरीका है जिसमें हम सारे जो इसकी चल राशियाँ या चर हैं उनको हम व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं का अर्थ ये हुआ कि एक उपभोक्ता किस तरह से व्यवहार करता है, एक उत्पादक किस तरह से उत्पादन करता है, किस तरह से निर्णय लेता है, एक साधन किस प्रकार से काम करता है। इस प्रकार से हम जो एक फर्म है वो कैसे काम करती है। तो इस प्रकार से हम व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और बेसिकली ये जो लैटिन भाषा का माइक्रोस वर्ड है उससे आया है। माइक्रोस का अर्थ होता है छोटा या लघु, सूक्ष्म, है ना, इस प्रकार से। तो छोटे स्तर पर हम जब अध्ययन करेंगे तो उसको अपन कहेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन अर्थशास्त्र जो है समष्टि स्तर पर भी अध्ययन किया जाता है। जैसे देश की राष्ट्रीय आय कितनी, जीडीपी शब्द आप आजकल बहुत सारा सुन रहे होंगे, जीडीपी गिर गई है, जीडीपी अच्छी थी, जीडीपी ग्रोथ का नाम है, इस तरह से, है ना। जीडीपी का अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि पूरे राष्ट्र की घरेलू आय, है ना। तो वो आजकल उसका बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप पूरे अर्थव्यवस्था में काफ़ी है। तो ऐसे में जो समष्टिगत स्तर है, यानी समष्टि, यानी इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो लेवल जो है, मैक्रो यानी कि संपूर्ण, समग्र, बड़ा, वृहद, है ना। तो यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था को समग्र स्तर पर हम बात करें तो राष्ट्रीय आय, रोज़गार पूरे देश में सामान्य कीमत स्तर, यानी महंगाई, सस्ताई, बचत, विनियोग, उसको हम समष्टिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं।
तो अर्थशास्त्र को अध्ययन करने के दो अब नए तरीके जो मोटे मोटे रूप से हम अध्ययन करते हैं वो समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र है। फिर अर्थशास्त्रियों में इस बात पर काफ़ी बहस होती आई है कि बहुत सारे नियम हैं जो काम करते हैं। अर्थशास्त्र के नियमों को हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मौसम का विज्ञान है, तो मौसम वाले में अनुमान लगाए जाते हैं, कल बारिश आएगी नहीं आएगी। तो काफ़ी बार सही होता है, वो अक्सर करके सही होता है, लेकिन लगभग कभी कभी सही नहीं भी होता है। उसी तरह का विज्ञान हम अर्थशास्त्र को मानते हैं, जिसमें कि लगाए गए अनुमान एक एक्यूरेट नहीं हो सकता, मतलब पॉइंट टू पॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ उसमें वो गणित की तरह नहीं है, लेकिन मौसम विज्ञान की तरह काफ़ी कुछ वो सही अनुमान लगा लेते हैं। तो इस तरह का विज्ञान अर्थशास्त्र है। फिर एक इसमें हम मान्यता मानकर चलते हैं सभी नियमों में कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर, वो हम बाकी बाद में जब हम नियमों की बात करेंगे तो आपको समझाएंगे कि अन्य बातें स्थिर रहने पर क्या उसका तात्पर्य है। फिर अर्थशास्त्र में इसीलिए अर्थशास्त्र को कई लोग विज्ञान मानते हैं, कुछ लोग कला मानते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप एक्यूरेसी को कितना महत्व देते हैं, है ना। फिर भावी अनुमान लगाने में इसमें कठिनाई होती है, इसलिए इसको पूरी तरह से विज्ञान नहीं भी मानते हैं, है ना। इस प्रकार से अब आर्थिक विज्ञान के रूप में और आर्थिक कला के रूप में आप इसको, बहुत सारे लोग इसको एक अर्थशास्त्र को एकमात्र वास्तविक विज्ञान बनाने के पक्ष में भी तर्क रखते हैं, है ना, कि अर्थशास्त्र के विज्ञान के रूप में कहने के लिए कहते हैं कि भाई इसमें कारण परिणाम का हम संबंध स्थापित करते हैं। हर जो भी कोई तर्क प्रस्तुत किया जाता है अर्थशास्त्र में, उसमें हर चीज़ का कारण और उसका परिणाम, और वही साइंस है बेसिकली, है ना। फिर इसमें हम श्रम विभाजन का तर्क देते हैं कि अर्थशास्त्री को वास्तविक विज्ञान तक ही आपको सीमित रखना चाहिए, भले बुरे का निर्णय हम नीतिशास्त्री और उन लोगों पर छोड़ते हैं। ऐसे में श्रम विभाजन में से दोनों कार्यों में दक्षता आ सकेगी। अर्थशास्त्री जो है दोनों प्रकार के कार्य करने के प्रयत्न, काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा कि भाई सही क्या है गलत क्या है। ये नैतिक शास्त्र का विषय है, अर्थशास्त्र का नहीं है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र को हम आदर्शों के निर्धारण में जटिलता होती है और भ्रम उत्पन्न करने की संभावना भी इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, बाकी हम आगे कल करेंगे बाकी का। अभी आप इतना देख लीजिएगा इसको, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।